नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि देहरादून बीजेपी की लोकसभा योजना बैठक खत्म हो चुकी है। 4 सत्रों में बैठक होनी थी और यह बैठक पूरी हो चुकी है। प्रत्येक सत्र में चुनावी मुद्दों पर चर्चा हुई। पहले में राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हुई और दूसरे में बीजेपी संगठन के कार्यक्रम की तैयारियां और तीसरे में केंद्र और राज्य की अभियान की गतिविधियों पर चर्चा हुई। चौथे सत्र में प्रचार प्रसार पर विचार विमर्श हुआ और 5 लाख वोटों से लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य तय किया गया। जी हां, देहरादून लोकसभा योजना का बैठक खत्म हो चुका है। देहरादून से एक खबर है, 4 सत्रों में बैठक हुई और इस बैठक को 4 सत्रों में विभाजित किया गया। बीजेपी की लोकसभा योजना की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी थी। बैठक को 4 सत्रों में इसे डिवाइड किया गया था और बैठक पूरी हो चुकी है। पहली बैठक में राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक और इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा हुई पहली बैठक में। वहीं दूसरे में कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के बातचीत की गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम तुषार से बातचीत करेंगे। तुषार, बीजेपी की ये जो बैठक हुई है चारों, इसमें क्या कुछ खास था, क्या कुछ इसमें बैठक हुई और क्या इसका निर्णय निकला? देखिए, अगर 7 जनवरी तक बात की जाए तो सभी प्रांतों में ये लोकसभा को लेकर बैठक हुई थी और इसी के तहत आज उत्तराखंड में बैठक देखने को मिली। लोकसभा चुनाव का इतिहास कहा जाता है कि 7 जनवरी के बाद ये माना जा रहा था कि सभी में बैठक हो जाएगी। उसके बाद जो मुद्दे हैं केंद्र के और साथ साथ जो राज्य के मुद्दे हैं वो जन जन तक पहुंचाए जाएंगे। उनकी योजनाएं जो केंद्र और राज्य की है वो जन जन तक लाभार्थियों के पास ले जाएगी और उसी के तहत आज बैठक की गई, जिसमें जो प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद थे, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम हो, सभी जो बड़े चेहरे थे वो इसमें मौजूद थे, संसद थे, कैबिनेट मंत्री थे और इनको जो आने वाले चुनाव है उनके प्रचार प्रसार की जो कहा जा सकता है मुद्दे बताए गए, साथ साथ एजेंडा बताया गया जो पार्टी का है और साथ साथ पूरी बैठक 4 चरण में पूरी हुई, जिसमें पहले जो सत्र था उसमें चुनावी मुद्दा रखा गया कि चुनाव का जो मुद्दे हैं वो राज्य में किस तरह से, जिस तरह के अगर बात की जाए तो यूसीसी है या फिर बात की जाए जो नकल माफियाओं के लिए नकल अध्यादेश आया था, उसके साथ साथ अगर बात की जाए ये आपका धर्मांतरण कानून आया था, इन्हें जन जन तक किस तरह से पहुंचाया जाए, साथ साथ जो राज्य की योजनाएं चल रही है उन्हें लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए। वही केंद्र के एजेंडे की बात की गई, जिस तरह से राम मंदिर है, 370 है, 3 तलाक है, इन एजेंडों को किस तरह से जो लोग हैं उन तक पहुंचाया जाए और संसदों और साथ साथ जो वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, इनकी ड्यूटीज भी निर्धारित की गई। किस तरह से जो जनवरी से लेकर मार्च तक के जितने भी कार्यक्रम रहेंगे इनकी सहभागिता क्या रहेगी और ये किस तरह से आयोजन कराएंगे अपने क्षेत्रों में। वहीं अगर दूसरे जो सत्र हुआ था उसमें संगठन की तैयारियां किस तरह से, जो भाजपा के कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें किस तरह से जो संसद है और साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री है वो किस तरह से सहभागिता करेंगे। वहीं अगर तीसरे सत्र की बात की जाए तो जो केंद्र के अभियान चल रहे हैं, साथ साथ जो राज्य के अभियान चल रहे हैं, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो विकास संकल्प यात्रा हो, इनकी किस तरह से जो प्रचार प्रसार है वो किया जा रहा है। साथ में चौथे सत्र की मैं बात करूं तो उसमें प्रचार प्रसार के बारे में विमर्श से बात की गई कि सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से प्रचार प्रसार किया जा सकता है और इसी के तहत जो पार्टी का एजेंडा रहेगा या योजनाएं रहेंगी वो किस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि भाजपा संगठन के तौर पर आज लोकसभा चुनाव के लिए लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई और जिसमें अंतिम जो बैठक में ये संकल्प लिया गया कि जो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं उसे जीत हासिल करनी है और प्रचंड जीत हासिल करनी है। 5 लाख से अधिक वोटों के साथ
पूरे प्रदेश में जीत हासिल कर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में जो भाजपा का जो संकल्प है कि 75% से अधिक वोटरों को के साथ चलना है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरह से लोकसभा की तैयारियां चल रही है, तो उससे बैठक से यही आगाज किया गया कि लोकसभा चुनाव में जो भाजपा है 5 लोकसभा की सीट जीतने वाली है और प्रचंड जीत होने वाली है। जी तक फिर पहुंचने का कोशिश करेंगे, आपसे फिर कुछ सवालों का जवाब लेना, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में उत्तराखंड निवास के लिए भूमि की मंजूरी दे दी है। यूपी आवास विकास परिषद ने 2 भूखंडों की खरीद के लिए धनराशि की डिमांड भेज दी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 33 करोड़ की स्वीकृति भी दे दी है। आपको बता दें कि इसकी जानकारी सचिव विनोद कुमार सुमन ने दी। तुषार, ये जो अयोध्या के लिए ये जमीन देने की बात और ये जितना सहयोग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, आपको क्या समझ में आता है कि इसमें क्या कुछ खास, मतलब क्या धामी क्या समझ के ये सब कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अयोध्या जिस तरह से राम मंदिर बन चुका है, तो एक टूरिस्ट स्पॉट के साथ एक लोगों की पीठ कहा जा सकता है पीठ स्पॉट भी बन चुका है, जहाँ पर जो सनातनी है वो अत्यधिक मात्रा में आने वाले समय में पहुंचेंगे और इसमें उत्तराखंड के लोग भी पहुंचेंगे। तो उनको आवाज देने के लिए या फिर एक बेहतर सुविधा देने के लिए जो भूखंड है वो चिन्हित किए गए थे, जिसमें से एक 1700 वर्ग मीटर का था और एक 3000 वर्ग मीटर का था। दोनों की जो चयन है वो राज्य सरकार ने की गई थी और उस पर जो सहमति है वो यूपी निगम विकास परिषद को करनी थी और जिसके बाद उन्होंने स्वीकृति कर दी है और उन्होंने जो 2 भूखंड थे उसकी जो कहा जा सकता है जो रकम है, उसकी कीमत है, वो भी प्रचार कर दिया है कि किस तरह से उसकी कीमत रहेगी। वहीं अगर पूरे 2 आवासों की बात की जाए तो इसके लिए 33 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दी है। तो कहीं ना कहीं जो तीर्थयात्री उत्तराखंड से ट्रेन साथ साथ हवाई यात्रा से साथ साथ बसों के माध्यम से अगर अयोध्या जाएंगे तो उनके लिए ये सहूलियत हो सकती है, उन्हें बेहतर वहां पर रहने की व्यवस्था मिलेगी, मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और ये दोनों आवास बनाए जाएंगे ताकि जो उत्तराखंड के लोग वहां जाएंगे उनको बेहतर व्यवस्थाएं दी जा सके। तो एक बेहतर कहा जा सकता है जो उत्तराखंड के सनातनी है उनके लिए एक बेहतर खुशी की न्यूज है, खुशी की खबर है कि अब अयोध्या में भी उनका आवास बनेगा उत्तराखंडी, जहां पर वो आराम से आके रह सकते हैं और साथ साथ उन्हें जो सुविधाएं हैं वो भी प्राप्त हो सकती हैं। जी, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए तुषार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में उत्तराखंड निवास के लिए भूमि की मंजूरी दे दी है। यूपी आवास विकास परिषद ने 2 भूखंडों की खरीद के लिए धनराशि की डिमांड भेज दी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 33 करोड़ की स्वीकृति भी दे दी। अयोध्या में उत्तराखंड का आवास बनने जा रहा है और जो तीर्थयात्री यहाँ से जाएंगे वो वहाँ पर रुक सकेंगे और ये 2 जो भूखंड की जो मंजूरी है वो राज्य सरकार ने यहाँ से भेजी थी और उसके बाद जो यूपी नगर परिषद है उन्होंने जो इसकी पूरी कॉस्ट है वो इसकी दोबारा से आकलन किया था, जिसके बाद इसकी मंजूरी मिल चुकी है। और वहीं बात की जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी करीब 23 करोड़ रुपए इसके लिए पूरे मंजूर कर दी है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही उसमें कार्य शुरू होगा और 2 भूखंड वहाँ पर खड़े होंगे, जो एक 1700 वर्ग फीट का है और दूसरे की बात की जाए तो 3000 वर्ग फुट का है और जिसमें पूरा आवास बनाया जाएगा ताकि जो तीर्थयात्री उत्तराखंड से अयोध्या जाएंगे तो उन्हें रहने की व्यवस्था दी जाए, साथ साथ मूल व्यवस्था दी जाए और इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। तो एक खुशखबरी सनातन धर्मियों के लिए जो उत्तराखंड के लिए से राम मंदिर का इच्छुक रख रहे हैं और साथ साथ जो प्लानिंग बना रहे हैं उनके लिए आवास की जो व्यवस्था है वो राज्य सरकार करने जा रही है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। तो वहीं अगली खबर लक्सर से है, जहां वरिष्ठ नेता संजीव नीटू के आवास पर आयोजित कांग्रेस की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। साथ ही कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देहात इलाकों में बूथ कमेटियां बनाकर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि 2024 का चुनाव कांग्रेस मिशन के रूप में ले रही है। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी ब्लॉक में बूथ कमेटियां गठित की जाएंगी। नहीं तो आप 1000 राष्ट्रीय स्तर के पद लेकर बैठ जाओ,
क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी चुनाव होने हैं बूथ कमेटी को मजबूत करने का संकल्प लिया गया है और बहुत से हमारे नव जो है मतलब बहुत से मतलब जो लोगों को आज जो है पदों का भी मतलब विस्तार किया गया है और हमारा पार्टी को मजबूत करने का अभियान आज से शुरू हो गया है और मालिक ने चाहा इसमें हमें कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महाराज जी से बात हुई है इस बारे में। कई बार क्या होता है कि संगठन के व्यक्ति को नहीं पूछा जाता है टिकटों के मामले में, तो अध्यक्ष जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि अब के बाद चाहे निकाय के चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, जिला और ब्लॉक स्तर के संगठन की विचार विमर्श करके टिकट दिए जाएंगे। और जो विधायक बने हुए हैं उनका भी 5 साल का संगठन को कितना बड़ा सहयोग रहा है, उनका कांग्रेस के लिए कितना सहयोग और उनकी क्षेत्र में क्या स्थिति है, उसकी भी रणनीति संगठन बनाकर हाईकमान को देगा। कर्ण महाराज जो हमारे प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो अपने सिद्धांत के बड़े कठोर सख्त व्यक्ति हैं। उन्होंने निर्णय लिया है कि जहाँ जहाँ हमारी कांग्रेस हमारा वो आता है दायरा, वहाँ जैसे टाउन है, ग्राम सभा है, सब जगह कोई जगह ऐसी ना बने जहाँ बूथ कमेटी ना बने। अगर बूथ कमेटी बनी तो हमारा जो है बूथ मजबूत होगा और वो विधानसभा जीतेंगे, टाउन जीतेंगे। आपको बता दें कि अगली खबर देहरादून से है, जहां पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के लिए एक ऐप जारी किया था। उस पर इतनी शिकायतें आ रही हैं कि विभाग निस्तारित ही नहीं कर पा रहा है। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस ऐप पर ज़्यादातर शिकायतें ग्रामीण सड़कों की आ रही हैं, जबकि इसके अंदर ग्रामीण सड़क नहीं थी। उन्होंने कहा कि विभाग के पास धन की कमी है, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए वह ऐप बनाया गया था। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि ग्रामीण सड़कों के लिए भी जल्द ही सरकार का बजट प्रावधान कर सड़कों में गड्ढों को दुरुस्त करेगी। उसका निस्तारण हो रहा है। शिकायतें उसमें क्या है कि गांव की सड़कें के बारे में लोग जो हमें भेज रहे हैं, गांव की सड़कें इसमें इंक्लूड नहीं की गई है। बजट का कंस्ट्रेन है और लिमिटेड बजट होने के नाते इसमें हमने स्टेट हाईवेज रखी थी, उनका हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे फंड्स आएंगे हम गांव की सड़कें भी इसमें लेंगे। तो वहीं अगली खबर लक्सर से है, जहां गन्ना मूल्य घोषित कराए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ का धरना 18वें दिन भी जारी रहा। गन्ना किसान समिति परिषद में धरना दे रहे भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि शासन प्रशासन जिस तरह से किसानों की अनदेखी कर रहा है, उससे जाहिर हो रहा है कि सरकार की सोच किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि 18 दिन हो गए किसान अपनी वाजिब मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक ना तो कोई प्रशासन का कोई अधिकारी उनका सुध लेने आया है और ना ही सरकार ने उनकी मांग पर कोई विचार किया। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा ही रवैया रहा तो किसानों को आंदोलन को उग्र करना पड़ेगा। इसके लिए चाहे शुगर मिल में गन्ना सप्लाई ठप करनी पड़े या रेल का चक्का जाम करना पड़े, किसान पीछे नहीं हटेंगे। हमारी माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से अपील है कि हमारा जो गन्ना मूल्य भुगतान है, जब एफआरपी तय होता है, जब भी स्टेट के प्राइस तय होने चाहिए, जबकि अन्य राज्यों में गन्ने के भाव तय हो चुके हैं, पंजाब और हरियाणा में। इसी तरह से सभी राज्यों में अब तक हो जाने चाहिए थे। देश का ऐसा कोई सा प्रोडक्ट नहीं है जो उधार लिया जाता हो। जब पूरा देश डिजिटल हो चुका है तो गन्ना मूल्य भुगतान भी डिजिटल होना चाहिए। ये माननीय देश के प्रधानमंत्री से, जो देश का अन्नदाता है, यदि वो सड़कों पर आता है और भूखमरी के कागार पर पहुंच रहा है, तो मेरी अपील है कि वो जल्दी से जल्दी भाव तय करें। चरखियों में गन्ने के भाव बढ़ते जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में 400 पार के नारे के साथ चल रही है। वहीं बीजेपी की बैठक और 400 पार के नारे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ईवीएम और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मारा ने कहा कि विपक्ष को चुनाव आयोग से मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी से सवाल किया कि क्यों चुनाव अधिकारी के फैसलों को लेकर कोई व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली अगर ठीक हो जाए तो बीजेपी को 4 सीट मिलना भी दूभर हो जाएगा। भाजपा का 400 पार का जो नारा है वो केवल इलेक्शन कमीशन के बल पे है। भाजपा को ये पहले आपको और मुझे और पब्लिक को समझाना चाहिए कि क्या ऐसा कारण रहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति के प्रकरण से बाहर किया गया, उससे बाहर किया गया। क्या कारण था वो बताएं।
और जो आपने एक नियम निकाला कि जो इलेक्शन कमीशन तय कर देगा या अधिकारी तय कर देगा उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, तो ये लोकतंत्र की हत्या करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। अगली खबर रुड़की से है, जहां लाठर देवा शेख से रुड़की रेलवे स्टेशन तक 2.25 करोड़ की लागत से बनने वाली रोड का झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जत्ती ने किया शिलान्यास। विधायक ने कहा कि इस सड़क को गुणवत्ता के आधार पर बनाया जाएगा। लगभग 2 दर्जन गांवों को जोड़ने वाली सड़क पिछले कई सालों से नहीं बन पाई थी, पर अब जल्द ही इसका निर्माण हो जाएगा ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। लाठरदेवा शेख से लेकर के रुड़की जो रेलवे स्टेशन मार्ग है, पनियाला सर्विस रोड है, आज हम लोग इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और इसका लगभग 20-25 गांव को और झबरेड़ा तक, कस्बे तक वाले लोगों को, काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा होगा, हज़ारों लाखों लोगों को इसका फ़ायदा होगा। ये सड़क मार्ग बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों को सुगमता प्रदान करेगा और आज के समय में जहां लगभग 20 मिनट रुड़की जाने में यहाँ से लग रहे हैं, ये मार्ग मात्र 5 मिनट में रुड़की पहुंचा देगा। लगभग 2.25 करोड़ रुपए की योजना है। मैं मानता हूं अप्रैल तक ये पूरा कर लिया जाएगा। अगली खबर भी रुड़की से ही है, जहां बढ़ते नशे की लत अब युवाओं को भी अपनी जद में लेने लगा है, जिसके चलते अब ये लोग क्राइम की तरफ बढ़ने लगे हैं। पूरे मामले का खुलासा रुड़की कोतवाली में एसपी देहात स्वपन किशोर ने जानकारी करते हुए जानकारी दी कि पिरान कलियर और आसपास के क्षेत्रों में चोरी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ एक नाबालिग भी चोरी में संलिप्त है। पुलिस ने इन चोरों के पास से 8 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक ई-रिक्शा भी बरामद किया है। ये मोटरसाइकिल चुराकर अक्सर उनका रंग बदल देते हैं और सस्ते दामों में फिर उन्हें बेच देते हैं। सीसीटीवी कैमरों को चेक करने के उपरांत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से कुछ बाइकों के अलग अलग से संबंधित और भी कुछ और घटनाएं अगर हुई हो उसके तो वहीं ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने के लिए उत्तरकाशी के पुलिस कप्तान अर्पण यदुवंशी लगातार सक्रिय हैं। उनके द्वारा सभी थाना प्रभारी और एसओजी की टीम को सक्रिय रहकर नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के चलते मोरी में पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मोरी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अवैध चसर तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 3 किलो और 4 ग्राम गांजा और चरस बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री जी के ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 और उत्तरकाशी पुलिस की जो नशे के खिलाफ मुहिम चल रही है उद्यन, इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल रात्रि में उत्तरकाशी पुलिस की मोरी थाने ने और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम जयवीर सिंह राणा बताया जा रहा है और ये मोरी का ही रहने वाला है। जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके कब्जे से 3 किलो 4 ग्राम चरस बरामद की गई है और इसी बरामदगी के आधार पे इसके खिलाफ थाना मोरी में 8/20 एनडीपीएस में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस जो चरस बरामद की गई चरस है उसकी कीमत 6 से 6.5 लाख की गई है और इस तरह से जो ये नशे के खिलाफ जो हमारी एक मुहिम है वो आगे भी चलती रहेगी और ऐसे अवैध तस्करों पर और तस्करी पर जो है हम लगाम आगे भी कसते रहेंगे। तो वहीं अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर एक बार फिर कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने 14, 15 और 16 जनवरी को अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश भर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है। वहीं इस मामले में संलिप्त कई लोगों पर जांच की मांग की गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश में बढ़ते महिला उत्पीड़न को लेकर एनसीबी की रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें हिमालय राज्यों में उत्तराखंड महिला उत्पीड़न में पहले नंबर पर है। साथ ही उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी को महिला उत्पीड़न, राम मंदिर और सुरक्षा व्यवस्था पर खुली चर्चा करने की चुनौती दी। अंकिता मर्डर केस में एक नया चीज सामने आई है। अंकिता के पिताजी का एक पत्र ये कल प्रेषित हुआ है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के एक बड़े नेता, आरएसएस के बड़े नेता अजय कुमार पर आरोप लगाया है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे नैतिक बल की बात ना करें, पहले नैतिक बल अपने अंदर लाएं
और इस प्रकरण की, इस मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में कराने का काम करें, क्योंकि हमें किसी एजेंसी पर भरोसा नहीं। क्योंकि कोर्ट ने सीबीआई से जांच की बात की थी, तो आपका एक विभाग जो है उसके उस जांच के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। तो वहीं देहरादून के रिलायंस शोरूम में डकैती का मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आपको बता दें कि पुलिस ने पटना के बेऊर थाना इलाके के आरोपी शशांक को गिरफ्तार किया। 9 नवंबर को हथियारबंद बदमाशों ने रिलायंस शोरूम में डकैती की घटना को अंजाम दिया था। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि शोरूम में जो डकैती हुई थी वो 9 नवंबर को हुई थी, जिसे पुलिस ने अब इस मामले को रफा दफा किया है। रिलायंस शोरूम डकैती का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि शोरूम में ये डकैती हुई थी 9 नवंबर को, जिसे पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।